हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 16 देखते हैं। चैप्टर 16 है प्रकाश। फ्रेंड्स, हम इस संसार को कैसे देख सकते हैं या कैसे जानते हैं? तो फ्रेंड्स, हम अब इस संसार को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं, मतलब छूकर, देखकर, सूंघकर या चखकर, है ना। तो फ्रेंड्स, इन सारी ज्ञानेंद्रियों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, मतलब हमारे नेत्र, है ना, जिसको हम दृष्टि बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी सहायता से हम पेड़, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सी है, मनुष्य है और अपने चारों ओर जो जितनी भी वस्तु हैं उनको हम देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आकाश में बादल, उड़ते हुए चिड़ियों को, रात में चंद्रमा को, तारों को देखते हैं। तो दृष्टि द्वारा ही हम इस जो पृष्ठ है उस पर छपे हुए शब्दों को भी देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है, तो आज इसी के बारे में जानेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। 16.1 वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि हम अलग अलग वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, है ना। लेकिन क्या आप अंधेरे में भी किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे, है ना। और यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उससे परावर्तित हुआ हो सकता है, मतलब जब तक किसी वस्तु पर रोशनी ना पड़े तब तक हम उसको नहीं देख सकते, है ना। और जो रोशनी है वो परावर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ेगी, है ना, तभी तो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि कोई पॉलिश किया गया चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है और दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? तो चलिए जानते हैं, ठीक है। तो 16.2 है परावर्तन के नियम, ठीक है। तो चलिए पहले ये प्रैक्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक कंघी लेंगे, उसके ऊपर एक काली शीट लगा देंगे और उसके बीच को इस तरह से बीच को छोड़ देंगे, है ना, ताकि बीच से प्रकाश जा सके। और इसके पीछे एक समतल दर्पण रख देते हैं। इस टार्च से रोशनी जला के इसके देखने का प्रयास करते हैं और इसको इस तरह से समायोजित करते हैं कि जो प्रकाश है वो इस समतल दर्पण पर आपतित हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? तो प्रकाश का परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से रोशनी करें, टार्च को जलाएं, तो हम पाएंगे कि जो समतल दर्पण है उससे प्रकाश टकराने के बाद जो प्रकाश किरण है वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, है ना। और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं हम? आपतित किरण। मतलब यहाँ से जो प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ रही है वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस आ रही है ना, दूसरी दिशा में, तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपको समझ में आ गया? तो चलिए इसका आरेख देखते हैं। अब इसको हम आरेख द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं? तो ये एक समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है ना जो उस दर्पण पर पड़ रही है, और ये परावर्तित किरण जो उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है, ठीक है। और ये बीच में क्या है? तो ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनता है ना। ये जो देख रहे हो आप, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह परावर्तक पृष्ठ से उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। मतलब आपतित किरण जब यहाँ से टकराई और यहाँ पर परावर्तित किरण के बीच एक क्या बना? 90 डिग्री का कोण बना, है ना। और यही क्या कहलाता है? यही अभिलंब कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। फ्रेंड्स, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब इसके बीच जो कोण बनेगा, आगे के डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो आपतन कोण है और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको आपतन कोण बोलेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं।
अब देखते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये एक समतल दर्पण है, ये आपतन कोण I से डिनोट किया, और जो परावर्तन कोण है इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है? ये परावर्तन कोण है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम दिखा रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को, और ये बीच वाली लाइन क्या है? तो ये अभिलंब है, और कितने अंश का कोण बनती है? तो 90 अंश का कोण बनती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आपतन कोण और परावर्तन आपतन कोण परावर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब डायग्राम फिर से देखिए, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा नियम क्या है? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। आप देख रहे हो ये सब एक ही तल में है। कौन कौन? आपतित किरण, आपतित बिंदु और अभिलंब, है ना, और परावर्तित किरण, ये सभी कहाँ पर है? एक तल में ही होंगे, मतलब एक ही तल में है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन के नियम, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक दर्पण है, समतल दर्पण, है ना, और इस पर ये P और Q से डिनोट किया इसको। O क्या है? तो ये एक आपतित किरण, यहाँ पर से दो आपतित किरणें आ रही हैं, A और C। फ्रेंड्स A आपतित किरण B में परावर्तित हो रही है, और C जो है वो D में परावर्तित हो रही है। मतलब A से आपतित किरण जो परावर्तित हो रही है इसको हम B लिखेंगे, और C से जो परावर्तित हो रही है उसको D लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई दर्शक है जो देख रही है, मानव नेत्र है, इसको हम E लिख दिए, ठीक है। तो कोई दर्शक अगर यहाँ से देखेगा तो उसको मान लो हम ये जो B और D है परावर्तित किरण है, इसकी रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं, और एक स्थान यहाँ पर I आएगा जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल जाती हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। मतलब उसको ये क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा खींचे हम, तो यहाँ पर उसको जो प्रकाश की किरण है O से आ रही है, लेकिन उसको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो क्यों दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती, है ना, यहाँ पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है ना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो फ्रेंड्स दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में कोई वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने वो डायग्राम आप याद कीजिए जिसमें लड़का देख रहा था अपने दोनों हाथ, एक हाथ को ऊपर करके, तो उसको अपना लेफ्ट हैंड राइट दिख रहा था और राइट हैंड लेफ्ट दिख रहा था। तो इसको हम, ये जो परिघटना है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। 16.3 नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। अब विस्तृत परावर्तन क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो इसे ऐसे परिवर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये कोई समतल सतह नहीं है, है ना, खुरदुरी सतह है, जैसे कि कोई गत्ते का टुकड़ा, तो इस पर आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें
तो जब ये परावर्तित होती हैं तो ये समानांतर नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपतित किरणें हैं और ये जो रेड लाइन देख रहे हो वो परावर्तित किरणें हैं। तो आप देख रहे हो ये समानांतर नहीं है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का उसी तरह से पालन होता है, लेकिन प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे जो परावर्तित पृष्ठ है उस पर अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, जो विसरित परावर्तन है जैसे आप देख रहे हो वो किस कारण हो रहा है, तो गत्ते के जो अनियमित सतह है उसके कारण हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है, तो दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ में होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हो ये एक समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें आपतित होकर परावर्तित हो रही हैं, है ना। और इस तरह से जो मतलब आपको पता है कि दर्पण में पड़ के परावर्तित हो रही हैं, है ना। इस तरह से जो परावर्तन होता है उसके द्वारा ही प्रतिबिंब बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश की किरण के कारण ही देख पाते हैं, तो आपके चारों ओर लगभग बहुत सी वस्तुएं हैं जो परावर्तित प्रकाश के कारण हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। और जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स और कुछ अन्य ऐसे भी पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती की ज्वाला है, विद्युत लैंप है ना। तो इस प्रकाश इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है और इस प्रकार हम इन पिंडों को देख पाते हैं। और जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं 16.4। तो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। फ्रेंड्स याद कीजिए जब आप सैलून में जाते हो बाल कटवाने के लिए तो वहाँ एक बड़ा सा दर्पण सामने में लगा होता है और एक दर्पण पीछे में लगा होता है, जिससे आप बाल कटने के बाद अपने पीछे को भी उससे देख सकते हो, है ना। तो आप उससे देख सकते हो कि आपके बाल किस तरह से कटे हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि आप अपने सामने मतलब सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए। तो फ्रेंड्स परिदर्शी मतलब जिससे हम पीछे की चीज़ों को देख सकें में दो समतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि दो दर्पणों में परावर्तन द्वारा उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो परिदर्शी हैं उनका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों या बंकरों में छुपे सैनिक द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे 16.5 बहु प्रतिबिंब मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब बनना, किसी भी वस्तु की बहुत सारे प्रतिबिंब बनना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो किसी कोण पर झुके हुए दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो समकोण पर रखे गए समतल दर्पणों में प्रतिबिंब। मान लो आप समकोण पर दो दर्पण को रखते हो, दो समतल दर्पण को, और उसके बीच एक सिक्का रखते हो, तो आप देखोगे कि उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। इसी तरह एक दूसरे के समानांतर रखे समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। मान लो आप दो समतल दर्पण को आमने सामने रखते हो मतलब समानांतर रखते हो, तो उसमें देखोगे तो उसका मान लो उसके सामने मोमबत्ती रखते हो तो उसमें आपको कितना प्रतिबिंब दिखेगा, आप बता सकते हो। तो कोशिश करिए, सोचकर बताइए कितना बन सकता है। चलिए अब देखते हैं बहुमूर्तिदर्शी या केलाइडोस्कोप। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि केलाइडोस्कोप क्या होता है, कुछ लोगों ने आंसर भी बताया था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, और यदि दो समतल दर्पणों को समायोजन में उपयोग करें तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मतलब
एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलेडोस्कोप की भांति आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है ना। मतलब बहुलिक परावर्तन के द्वारा कैलेडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समतल दर्पणों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि उसके अंदर हम कोई भी चीज़ें देखें तो उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी एक कैलेडोस्कोप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो कैलेडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लीजिए और इसमें जैसे ये चित्र में दिखाया गया है ना, उसी तरह से इसको प्रिज्म की आकृति में जोड़ लीजिए और इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक जैसे ये बेलनाकार ट्यूब है ना, उसमें लगा दीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो, है ना। ये जो ट्यूब है ये दर्पण से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ट्यूब के एक सिरे को गत्ते के एक डिस्क से बंद कर दीजिए। एक सिरे में ये गत्ते का टुकड़ा लगाना है और दूसरे सिरे में मतलब इसके दूसरे साइड में इसमें एक छेद भी होना चाहिए जिससे आप अंदर जो छेद बना होगा उससे आप उसके अंदर देख पाओगे। ठीक है, और इसके नीचे वाले भाग में आप एक घिसे हुए दर्पण को लगा सकते हो, है ना। ठीक है, ये दूसरा दर्पण है पर ये घिसा हुआ होना चाहिए, इसको लगा सकते हो और इसको अच्छे से चिपका दो। ठीक है, और इस तरह से आपका कैलेडोस्कोप तैयार हो जाएगा। इसके अंदर फिर छोटे छोटे रंगीन कांच या चूड़ी के टुकड़े हैं उसको अंदर में डालिए। ओके, और इसमें इसको आगे पीछे खिसकाकर या हिलाकर इसके अंदर इस छिद्र से आप देखोगे तो इसके अंदर में आपको बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका कैलेडोस्कोप तैयार है और जब आप इस छेद से झाँकोगे तो आपको कई तरह के पैटर्न दिखाई देंगे। तो कैलेडोस्कोप की एक और विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और दीवारों मतलब इसको आप और भी डिज़ाइन वगैरह चिपका के इसको और अच्छे से बना सकते हो। फ्रेंड्स इस कैलेडोस्कोप का यूज़ कहाँ कहाँ है, तो जो खिलौने वगैरह बनते हैं खिलौने वगैरह, तो वहाँ पर इसको और आकर्षक बनाने के लिए खिलौने वगैरह हैं उसके रूप में यूज़ करते हैं आजकल। और कपड़ों पर अनेक प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए डिज़ाइन वगैरह हैं उसको बनाने के लिए भी एक कैलेडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 16.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो फ्रेंड्स हम पिछले क्लास में देखे थे कि सूर्य के प्रकाश को जो कि श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है ना। तो यह भी जाना था कि इसमें 7 रंग होते हैं और हमने प्रिज्म के द्वारा देखा था प्रकाश को गुजार के। तो जब हमने प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा तो वो अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है ना, जिसका क्रम क्या होता है VIBGYOR, है ना, बैजानी आह पी नाला। ठीक है, तो इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर बैजानी मतलब आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा छोटा छोटा करके हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।